It's second video for class 10 student of the chapter chemical reaction and equation. So in previous class already we discussed about changes, especially chemical changes, where we burn a piece of magnesium in presence of oxygen and आप लोगों ने कहा कि सर ये मैग्नीशियम का टुकड़ा तो 6 और 7 क्लास से ही हम लोग जला रहे हैं ऑक्साइड के फॉर्मेशन के लिए. सो एक्चुअली सिर्फ मैग्नीशियम नहीं, वहाँ पर उस रिएक्शन के थ्रू आप ये रिप्रेजेंट कर रहे हो कि एक मटेरियल जब आप एयर के प्रेजेंस में जब आप उसको कंबस्ट करते हो तो एक न्यू मटेरियल के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो रहा है एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड. सो आप सिर्फ मैग्नीशियम ही यहाँ पे हम बार बार यूज़ करें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. आप पूरे पीरियोडिक टेबल में आप किसी भी मेटल को लीजिए, आप कोई भी नॉन मेटल लीजिए, ऑक्सीजन के साथ मोर और लेस सभी के सभी रिएक्शन करते हैं. वैसे मेटल जिनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है वो फास्ट रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, लाइक सोडियम, पोटेशियम. आप अगर ऐसे ही छोड़ दें उनको लैब में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, आप उनको सिर्फ बाहर आप निकाल दीजिए तो वो अपने आप उसमें आग पकड़ लेगा, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो हमारे रूम टेम्परेचर के ही आसपास है. साथ ही साथ वो हाईली रिएक्टिव गैस है, तो जो 21% ऑक्सीजन है उतना एनफ है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए, तो वो खुद से ही आग पकड़ लेगा, उसको जलाना नहीं पड़ेगा. उससे थोड़ी कम रिएक्टिविटी होती है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम की, तो आप यहाँ पर थोड़ा बहुत टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो और वो रिएक्ट करना शुरू कर जाते हैं और वो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाते हैं. बट आप अगर बात ऐसे मेटल्स की करें जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, जैसे कि कॉपर, तो कॉपर या एल्युमिनियम या फिर ऐसे जो थोड़े कम रिएक्टिव मेटल्स हैं, वैसे एल्युमिनियम रिएक्टिव मेटल होता है, इसलिए वो खुद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एंड थोड़ा टाइम पीरियड लगेगा और Al2O3 का फॉर्मेशन कर लेगा. बट अगर आप बात कॉपर की करो तो कॉपर जो है वो डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा. जब आप उसको हीट करेंगे, यानी आप जब उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, देन इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, जो ब्लैक कलर का एक लेयर के फॉर्म में जमा होता है. सो सिर्फ सारे मेटल ही नहीं बल्कि कोई भी नॉन मेटल की भी अगर आप बात करें तो आप अगर उस नॉन मेटल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर आप जलाएंगे तो ऑलवेज एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा और वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होगा. सो ऑल मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड एंड ऑल नॉन मेटल्स आल्सो रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स. लाइक कार्बन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड. सो नाइट्रोजन आल्सो फॉर्म नाइट्रोजन ऑक्साइड. phosphorus which is found in P4 form, so it also react with oxygen and form phosphorus pentaoxide, that is P2O5. Nitrogen react with oxygen and form several kinds of different nitrogen oxide like NO, N2O, NO2, N2O2, N2O5 also. So इस तरह का कई ऑक्साइड बनाता है, various type of oxide depending upon amount of oxygen present in your system and also depending upon catalyst. So ये कई वैल्यूज पे डिपेंड करता है कि नाइट्रोजन कैसे ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा. वैसे ही सल्फर को अगर आप जलाते हो जो कि S8 के फॉर्म में आपको मिलता है, तो when sulfur S8 burn in presence of oxygen then it forms sulfur dioxide and also sulfur trioxide when we use some oxidizing agent like V2O5, vanadium pentaoxide. So आप अगर सल्फर को जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो वो SO2 का फॉर्मेशन करेगा. बट आप अगर वहां पे कैटलिस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अगर आप यूज करें V2O5, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, तो वो सल्फर ट्राइऑक्साइड का भी फॉर्मेशन करेगा. कार्बन के साथ सेम है, नाइट्रोजन के साथ है. सो ऑल मेटल्स एंड अप्रॉक्सीमेटली ऑल नॉन मेटल्स, सो ये सभी के सभी ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग मेटालिक ऑक्साइड एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं. ये यहाँ पे ये हो सकता है कि जो मेटल या जो नॉन मेटल की रिएक्टिविटी कम है वहां पे आपको एनर्जी का सप्लाई ज्यादा देना होगा, कुछ कैटलिस्ट आपको यूज करने होंगे, देन वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा. जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी लाइक सोडियम, पोटेशियम, तो बिना किसी इनिशिएटिव के, आप कोई भी इनिशिएटिव आप नहीं लेंगे, आप सिर्फ उसको केरोसिन से बाहर निकाल के एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट में आप अगर रख दें सोडियम एंड पोटेशियम को, तो वो आग पकड़ लेगा और सोडियम एंड पोटेशियम का ऑक्साइड का फॉर्मेशन करना शुरू कर देगा. तो कोई जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ मैग्नीशियम के रिबन को ही लेकर के जलाएं और उससे उसका ऑक्साइड फॉर्मेशन करें. आप पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल के किसी भी मेटल के साथ, किसी भी नॉन मेटल के साथ ये एक्टिविटी कर सकते हैं.
अब कोई बच्चा उठेगा बोलेगा सर डायरेक्ट हमको गोल्ड या सिल्वर के साथ ही ये रिएक्शन करना है, तो आपको ये जानना होगा कि कुछ एक नोबल मेटल्स भी होते हैं, जो गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, पैलेडिनम है, यानी Ag, Au, Pt, Pd। सो इनको हम लोग नोबल मेटल बोलते हैं बिकॉज दे आर वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड अदर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। तो ये सिर्फ ऑक्सीजन के टुवर्ड्स नहीं बल्कि अदर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के टुवर्ड्स भी इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, जिसके कारण ये जनरली हमने एटमॉस्फेयर हमारे इन्वायरमेंट में, ये इन्वायरमेंट तो नहीं, अर्थ क्रस्ट के अंदर ये हमको फ्री स्टेट में मिलते हैं, जनरली फ्री स्टेट में मिलते हैं ये सारे नोबल मेटल, और अपने ऐसे हैलाइड्स के फॉर्म में मिलते हैं। हैलाइड्स इट मींस के हैलोजन कंटेनिंग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये 4 हैलोजन्स अभी मैं बता रहा हूं आपको। तो ये हैलोजन कंटेनिंग हैलाइड्स के फॉर्म में मिलते हैं, जो कि वीक मतलब और होता है। आप अगर इनको सिर्फ हीट कर दो, ज्यादा टेम्परेचर दे करके मेल्ट आप अगर करना शुरू करेंगे तो इनके अंदर के हैलोजन्स एंड अदर गैसेस बाहर हो जाएंगी और प्योर मेटल आपको बाहर निकलेगा। यानी इनके मेटलर्जी प्रोसेस के लिए कोई आपको एक्स्ट्रा रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो मेटल्स हैं ये लोअर रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो जिनके कारण ये क्या होता है कि थोड़े अनस्टेबल सॉल्ट बनाते हैं ये अर्थ के अंदर। वैसे ये ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनाते हैं रिएक्टिव मेटल्स की तरह। बाकी जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो तो इट सेल्फ रिएक्ट करता है, अपने आप वो रिएक्ट करेंगे, उनको रिएक्ट करने के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड होने का जरूरत नहीं है। सो जो भी अब यहाँ पे जो हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोगों ने एक कलर चेंजिंग आयोडाइड का फॉर्मेशन, जो हम लोगों ने लीड आयोडाइड येलो पीपीटी की बात करी थी, मैग्नीशियम के रिबन को आपने जलाया था और आपने कहा था कि सर ये कई क्लास से जला रहे हैं, तो एक्चुअल में वहाँ टारगेट कुछ और है हमारा कि आप मैग्नीशियम रिबन को जला करके जो मैग्नीशियम का पाउडर बन रहा है उसको आप वाटर में डिसॉल्व करके जब आप उसका पीएच मेजरमेंट आप करते हो तो वो बेसिक पता चलता है, जिससे आप बताते हो कि ये एंटासिड की तरह एक्ट कर सकता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एक एंटासिड है जो कि स्टमक के एसिडिक वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। सो सिर्फ मैग्नीशियम का ऑक्साइड ऐसा नहीं करेगा, बल्कि आप किसी भी अगर मेटालिक ऑक्साइड की अगर आप बात करते हैं, जनरली अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल फैमिली के मेटल्स की मैं बात कर रहा हूं, जो कि ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में सिचुएटेड होते हैं। तो ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटालिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, एंड इनके मेटालिक ऑक्साइड को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो एक बेसिक सॉल्यूशन तैयार होता है जो कि बेस है। So all metallic oxides are generally base because when it dissolve in water they form a corresponding base. Like magnesium oxide form magnesium hydroxide, sodium oxide form sodium hydroxide, calcium oxide form calcium hydroxide. So जैसे इनको वाटर में डिसॉल्व करते हो तो एक बेस का फॉर्मेशन करता है। वैसे ही मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, जैसे कि कार्बन का ऑक्साइड है, जब आप उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे यानी CO2 डिसॉल्व इन वाटर, CO2 प्लस H2O, देन इट फॉर्म H2CO3। CO2 देन इट फॉर्म H2CO3, दैट इज कार्बोनिक एसिड। थम्स अप, कोका कोला ठंडा, पेप्सी, ये सब में आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स जितने भी होते हैं उनमें कार्बोनिक एसिड आपको मिलता है। वैसे ही अगर आप सल्फर के डाइऑक्साइड की बात करें जो वाटर में अगर डिसॉल्व करेंगे देन इट फॉर्म सल्फ्यूरस एसिड, दैट इज H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड। व्हेन सल्फर ट्राइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर देन इट फॉर्म H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। सिमिलरली phosphorus pentaoxide dissolve in water, it will form H3PO4, phosphoric acid. Similarly, nitrogen dioxide react with water form HNO3, nitric acid. So non metallic oxides को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो एसिडिक कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करती हैं। बट आप अगर मेटालिक ऑक्साइड्स की बात करें लाइक MgO, in previous class already we dissolve magnesium oxide in water and form a white solution, that is magnesium hydroxide or milk of magnesia. So when it dissolve in water then it form MgOH2, magnesium hydroxide. So not only magnesium oxide but also calcium oxide, sodium oxide, potassium oxide. So any metallic oxide belonging to group number 1 or group number 2, that is alkali metal and alkaline earth metal. When oxide of these metals dissolve in water then they form a base. वो एक बेस का फॉर्मेशन करते हैं जो कि मतलब pH में 7 to 14 के बीच का होगा, एंड इनके जो pH होंगे वो 1 to 7 के बीच के होंगे। मीन्स दे आर एसिडिक
and these are basic. So not only magnesium oxide but any metallic oxide belonging to either group 1 or group 2. अब कहेंगे सर कि डी ब्लॉक के मेटल्स को आपने ऐसा क्यों डायरेक्ट छोड़ ही दिया? तो एक्चुअली मैंने छोड़ा नहीं है, आप डी ब्लॉक के भी मेटल्स का ऐसा कुछ कर सकते हैं, बट जनरली जो डी ब्लॉक के मेटल के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, सो दे आर टर्म्ड एज बेस बट नॉट अल्कलीज. सो अल्कलीज आर दोज बेस विच आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर. सो जब भी आप क्लास 10 तक के स्टैंडर्ड में आप स्टडी करते हो तो आपको ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 यानी अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल के ही मेटालिक ऑक्साइड्स के वाटर सॉल्यूशन की हम बात करते हैं, बिकॉज दे आर अल्कलीज. When they dissolve in water, then they form a corresponding base like MgOH Hal 2, like NaOH, like KOH, CaOH Hal 2, etc. Now, what are characteristic features of a chemical change? Actually, the first feature is change in color. So at first we must have to know about it कि all these features like 1 2 3 4 5 6 features मैंने यहाँ पे mention किया है. So all these 6 features are not present in a particular one reaction. It is not possible कि आप किसी एक particular reaction में 6 features आपको नजर आएंगे, ऐसा नहीं होगा. बल्कि आप अगर कोई भी chemical reaction है, इनमें से either one or more features अगर match कर रहे हैं, then that reaction or that change, it must be a type of chemical change. So इनमें से कोई भी एक या एक से ज्यादा फीचर्स अगर मैच कर रहा है तो वो चेंज हमारा केमिकल चेंज होगा. बट इसका मतलब ये कभी नहीं है कि अगर कोई भी एक केमिकल चेंज है तो वो सारे के सारे 6 फीचर्स को फॉलो करेगा. इट इज नॉट पॉसिबल. बट वन और मोर फीचर्स अगर मैच कर रहे हैं देन वो जो चेंज है आपका वो गारंटी है कि वो एक तरह का केमिकल चेंज है. एंड द फर्स्ट वन इज चेंज इन कलर. सो चेंज इन कलर इट मीन्स कि व्हेन वी यूज वन रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर सम रिएक्टेंट्स एंड फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, तो अगर वैसे केस में अगर कलर चेंजिंग अगर पता चल रहा है इट मीन्स कि मस्ट बी अ न्यू प्रोडक्ट. वहां पे एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, क्योंकि वहां पे पूरा का पूरा जो हमारा रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है इनके कलर्स कंप्लीटली डिफर है. फॉर एग्जाम्पल, when we dissolve sodium sulfate Na2SO4, that is sodium sulfate, in barium chloride, that is BaCl2, then aqueous solution of sodium sulfate is used and also aqueous solution of barium chloride is used here in this reaction particularly. So aqueous solution it means कि it will form 2Na plus and SO4 double minus dissociate into their constituent ions when it dissolve in their aqueous medium. Like BaCl2 also dissociate as Ba double plus and 2Cl minus, and they react or they just exchange their ions, because कि in this condition it is in the form of 2Na plus. So it is in the form of 2Na plus and SO4 double minus. Now BaCl2 is in the form of Ba double plus and 2Cl minus. So actually this reaction is ion exchange reaction. So this Na plus 2Na plus react with Cl minus and form 2NaCl aqueous form. So 2NaCl aqueous का फॉर्मेशन करेगा, एंड जो इसका जो पॉजिटिव है आपका वो इसके निगेटिव के साथ अटैच्ड होगा. इट मीन्स कि आयन एक्सचेंज होंगे. क्यों एक्सचेंज होंगे उनके लिए भी आपके पास आंसर है. वो कारण मैंने पिछले क्लास में HSAB के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, तो वो आप कनेक्ट करेंगे कि जब भी आयन एक्सचेंज हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप इसका रिवर्स कर देंगे कि आपने इस बार अब कोई दूसरा सॉल्ट ऐसा कुछ ले लिया BaSO4, तो यहाँ पर तो ये व्हाइट PPT के फॉर्म में हमको मिल रहा है, व्हाइट PPT. बट अगर आप इन दोनों को डिसॉल्व करेंगे तो ये अपने आयन को एक्सचेंज करके ऐसा नहीं बनाएंगे, बिकॉज कि दीज आर हाईली स्टेबल कंपैरिजन टू दीज टू. तो इनके कंपैरिजन में वो वाले ज्यादा स्टेबल है. सो ऑलवेज जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो मोर स्टेबल के टुवर्ड्स होता है. तो यहाँ पर भी वो ज्यादा स्टेबल सॉल्ट का फॉर्मेशन किया है. एंड यहाँ तक कोई कलर नहीं है, बिकॉज कि Na2SO4 इज ऑल्सो कलरलेस, BaCl2 इज ऑल्सो कलरलेस, बट व्हेन वी डिसॉल्व दीज टू देन दे फॉर्म ऑफ व्हाइट PPT. सो कलर इज कंप्लीटली शिफ्टेड हियर और चेंज्ड. So not only in this reaction but one simple reaction जो कि क्लास 6-7 से ही आप पढ़ते आ रहे हो, और वो रिएक्शन है आपका आयरन वाला, कि आप जब एक आयरन के पीस को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आप डालते हो तो इट इज ब्लू
एक्चुअली CuSO4 व्हाइट पाउडर के फॉर्म में होता है, बट आप जब उसको वाटर में आप डिसॉल्व करते हो तो वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन फॉर्मेशन करता है। और ये रिएक्शन जैसे ही आप एक आयरन का टुकड़ा आप इसके अंदर डालेंगे, देन इट फॉर्म अ ग्रीन कलर सॉल्यूशन, दैट इज FeSO4। कॉपर इज डिस्प्लेस्ड हियर, तो यहां पर भी कलर चेंजिंग आपका हो रहा है, जो कि ब्लू टू शिफ्ट कर रहा है ग्रीन के टुवर्ड्स। So this one is also one example of color changing or change in color. So this one is the first characteristic feature of chemical change, that is change in color. It means कि if color is changed during any kind of change, then that change is must be a type of chemical change. Now the second one is physical state of the substance normally changed. So physical state normally change हो जाता है, जैसे आप अगर एक कार्बन का अगर एक टुकड़ा लें तो वो कोल, that is coal. So कोल जो है वो सॉलिड के फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में होता है, बट व्हेन इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड विच इज गैस। सो यहां पर सॉलिड जो है वो गैस में आपका प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका नेचर, उसका स्टेट कंप्लीटली चेंज्ड हो जाते हैं, वो बदलता है स्टेट। अब कहेंगे कि सर यहां पर तो ये एक्वस फॉर्म में था, ये भी एक्वस फॉर्म में बन रहा है, तो यहां पर तो सारा स्टेट नहीं बदला, बट एक्चुअल में यहां पर भी स्टेट चेंज हो रहा है। ये आपको एक्वस फॉर्म में है, ये आपको एक्वस फॉर्म में है, ये भी आपका एक्वस है, बट ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये सॉलिड प्रोडक्ट है हमारा। इस केस में आप अगर देखेंगे तो ये आपका सॉलिड प्रोडक्ट रिएक्टेंट है, ये एक्वस फॉर्म में है, बट ये आपका एक्वस बना है और ये वाला आपका सॉलिड हुआ है। मतलब जो पहले एक्वस था वो सॉलिड हो गया, जो सॉलिड था वो एक्वस हो गया। तो यहाँ पर अगर किसी चेंज में फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंसेस अगर चेंज हो रहे हैं, इट मीन्स दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज, बिकॉज कि ड्यूरिंग केमिकल चेंज स्टेट इज ऑल्सो गेट चेंज्ड, बट डोंट थिंक दैट कि इन ऑल दिस केमिकल रिएक्शंस स्टेट जो होंगे वो बदलेंगे, ऐसा संभव नहीं है। कई ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें स्टेट में कोई बदलाव नहीं होता है, लाइक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ आर गैसियस फेज में है और वो दोनों रिएक्ट करके वाटर वेपर का फॉर्मेशन करें, तो ऐसे केस में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों के स्टेट क्या हो जाएंगे, सेम। सो सारे रिएक्शन में स्टेट चेंज होगा ऐसा नहीं है, बट हाँ जिस रिएक्शंस में, जिस चेंजिंग में अगर स्टेट भी बदल रहा है प्रोडक्ट के साथ, सो वो भी एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ केमिकल चेंज के अंदर आता है। नाउ द थर्ड वन इज in some cases gases may evolve. जनरली गैसेस इवॉल्व करते हैं जब भी आपका कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो गैस इवॉल्व करता है। इसके लिए आप एक छोटा सा एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं जो एनसीईआरटी में जो सजेस्ट करता है वो है जिंक ग्रैनुअल्स एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच का रिएक्शन और जिंक ग्रैनुअल्स एंड सल्फ्यूरिक एसिड के बीच का रिएक्शन। सो आप यहाँ पे क्या करते हैं कि जिंक का रिएक्शन जनरली हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आप कराते हो, जिससे ZnCl2 का फॉर्मेशन होता है, साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। नाउ इस एक्टिविटी को करने के लिए आप एक कॉनिकल फ्लैक्स का आप यूज करें। इस कॉनिकल फ्लास्क के ऊपर एक कॉर्क लगा होगा, वन डिलीवरी ट्यूब। ये डिलीवरी ट्यूब एसिड के लेवल से ऊपर होना चाहिए, यानी अगर आपने यहां तक एसिड आपने यूज किया है HCl, मैंने HCl यूज किया है, आप अदर एसिड्स भी आप यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर कोई ऑर्गेनिक एसिड लेंगे लाइक एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड, देन रिएक्शन बिकम स्लो। When we use one inorganic acid like HCl, H2SO4, then reaction becomes fast. So आप यहाँ पर एक डिलीवरी ट्यूब आप सेटअप करेंगे एंड हाइड्रोजन गैस जो होता है ये लाइटर गैस है, हल्का होता है। तो आप इस वाटर बकेट में यहाँ पे आप कुछ एक सेटअप आप लगाएंगे, इधर वाटर का लेवल यहां तक होगा और इसमें वाटर लेवल यहां तक है, ये वाटर लेवल आपका ऊपर रहेगा। जैसे ही आप इसके अंदर जिंक ग्रैनुअल्स आप डालते हो तो ये जिंक जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है जो इसी पॉट में रहेगा। एंड हाइड्रोजन गैस जो बबल्स के फॉर्म में यहाँ से बाहर आएंगे, ये कुछ बबल्स यहाँ ऊपर आकर के ऊपर में यहाँ पे हाइड्रोजन जमा होगा। जैसे जैसे हाइड्रोजन का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा, वाटर का लेवल जो है वो नीचे चलता चला जाएगा, यानी हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होंगी इस टॉप में और ये वाटर जो है वो नीचे जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन चूंकि एक हल्का गैस है, लाइटर गैस है, इसलिए हम लोगों ने इसको ऐसे कलेक्ट किया है। अगर ये एक हैवियर गैस होता तो ये पॉट हमारा सीधा होता,
क्योंकि वैसे केस में गैस जो है वो नीचे बैठता है। अगर कोई हैवियर गैस है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड तो वो नीचे बैठते हैं, नीचे सेट होते हैं, और अगर कोई लाइटर गैस है तो वो क्या होगा, ऊपर की ओर जमा होगा। इट मीन्स कि इन सम केसेस गैसेस मे इवॉल्व्ड, इट मीन्स कि इट इज नॉट पॉसिबल कि ऑन इन ऑल द केमिकल रिएक्शन गैसेस आर इवॉल्व्ड, ऐसा नहीं होगा। बट जिस किसी भी रिएक्शन में, जिस किसी भी चेंज में अगर गैसेस इवॉल्व्ड हो रही हैं, then it is must be a type of chemical change. And during all metal and acid reaction hydrogen gas is evolved. और heating of any carbonate, nitrate और sulfate, आप किसी को भी अगर हीट करेंगे, कार्बोनेट को करें तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, सल्फेट को करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा, नाइट्रोजन को हीट करेंगे तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बाहर आएंगे। तो इस तरह के आप किसी भी सॉल्ट को भी अगर डायरेक्ट अगर आप हीट करते हो तो वैसे केस में उनका डिकम्पोजिशन हो जाता है, एंड साथ ही साथ वो कुछ एक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, सो इन सम केसेस गैसेस मे इवॉल्व and such changes are termed as chemical change. Now the next one is precipitate may be formed. So in previous example of barium sulfate where white PPT is formed, and in reaction between potassium iodide and lead sulfate, that form potassium sulfate and lead iodide, that is PbI2. तो PbI2 का येलो PPT वहां पर भी फॉर्म्ड हो रहा है। सो PPT फॉर्मेशन इट मीन्स कि वन प्रोडक्ट इज मस्ट बी इन देयर सॉलिड स्टेट। सो हमारा एक प्रोडक्ट ऐसा होगा जो सॉलिड स्टेट में चला जाएगा, तो वो क्या होगा, बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है। और वैसे रिएक्शंस को आप PPT फॉर्मेशन आप बोलते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शंस इनको बोला जाता है। एंड अगर किसी भी चेंज में अगर PPT बन रहा है मीन्स अ न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड हियर, एंड दैट इज मस्ट बी अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज। Now the next one is it cannot be reversed by reversing the condition because it is a type of chemical change where inner molecular structure gets changed, यानी मॉलिक्यूल के अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है। सो ऑलवेज एक न्यू प्रोडक्ट बनेगा, एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द कंडीशन बिकॉज इट इज नॉट अ टाइप ऑफ फिजिकल चेंज। क्योंकि एक तरह का फिजिकल चेंज नहीं है, तो आप कंडीशंस को रिवर्स करके उस रिएक्टेंट को रीऑब्टेन नहीं कर सकते। आप रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट होगा, एंड प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट आने के लिए आपको मे बी कोई अनदर वे यूज करना पड़ सकता है, बट आप डायरेक्ट सिर्फ कंडीशन को रिवर्स करके आप रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे आप अगर इसी रिएक्शन को देखें तो अगेन जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन को रिएक्ट कराने से आपको जिंक एंड HCl का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज इन मोस्ट केसेस टेम्परेचर मे चेंज्ड। सो ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज, so not only during chemical change but also during physical change temperature और heat energy must be changed. so अगर कोई भी तरह का चेंज हो रहा है तो उसमें heat energy चेंज होता है। so chemical changes में भी टेम्परेचर चेंज होता है। ये बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, एज एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक। so exothermic it means those chemical changes in which heat energy released as product is termed as exothermic change, and if heat energy absorbed as reactant then such changes are इंडोथर्मिक चेंज। सो अगर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है रिएक्टेंट के फॉर्म में एंड रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है तब तो वो इंडोथर्मिक चेंज है, बट आफ्टर रिएक्शन अगर एनर्जी अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर रिलीज हो रहा है देन वो आपका एक्सोथर्मिक चेंज होगा। ओके